हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर साइकोलॉजी। आई एम डॉक्टर प्रतिमा शुक्ला। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फॉरगेटिंग। विस्मरण एक ऐसी मानसिक अवस्था होती है जिसमें पूर्व में सीखे गए अनुभवों को किसी कारणवश हम उसको रिकॉल नहीं कर पाते या उसका रिकग्निशन नहीं कर पाते हैं, रिकग्निशन करने की असमर्थता हो जाती है, उसे ही फॉरगेटिंग कहा जाता है। ये कई कारण से हो सकता है। हो सकता है कि ये हमारी मेमोरी में जो मेमोरी ट्रेसेस बने हुए हैं वो प्रॉपर तरीके से अवेलेबल ना हो, या मेमोरी ट्रेसेस का कमज़ोर हो जाना या ख़त्म हो जाना भी एक कारण हो सकता है, या फिर एप्रोप्रिएट रिट्राइवल क्यूज का अवेलेबल ना होना भी फॉरगेटिंग का कारण हो सकता है। जब हम कोई चीज़ सीखते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन को गेन करते हैं, तो हमारी मेमोरी में कुछ मेमोरी ट्रेसेस बनते हुए जाते हैं। अगर वो मेमोरी ट्रेसेस आगे चल के कुछ टाइम बीतने के बाद प्रॉपर तरीके से अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, तो वो जो हम तब फिर हम चीज़ों को रिकॉल और रिकग्निशन नहीं कर पाते हैं, उसे ही फॉरगेटिंग कहा जाता है। कई साइकोलॉजिस्ट ने फॉरगेटिंग को दो तरीके की मेंटल प्रोसेस कहा है। जो पहले साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा है कि जो फॉरगेटिंग होती है वो पैसिव मेंटल प्रोसेस होती है। पैसिव मेंटल प्रोसेस है। पैसिव मेंटल प्रोसेस का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो हमने सीखी, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो हमने गेन किया, जो हमारे पूर्व में सीखे गए अनुभव हैं, वो समय के साथ साथ जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वो चीज़ें कम होती जाती हैं, उनका रिकॉल कम होता जाता है, वो चीज़ें उनके मेमोरी ट्रेसेस कमज़ोर पड़ते जाते हैं, या एक तरीके से कहें तो कई केसेस में ख़त्म भी होते जाते हैं। तो समय बीतने के साथ साथ जो हमारे किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करने में, रिकग्निशन करने की क्षमता में जो कमी आती है, उसे पैसिव मेंटल प्रोसेस कहा जाता है। तो ये जो पैसिव मेंटल प्रोसेस का, इसमें इबिंगहॉस का नाम फर्स्ट पे आता है। तो इबिंगहॉस एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कहा कि जो फॉरगेटिंग होती है वो पैसिव मेंटल प्रोसेस है। लेकिन एक और कुछ दूसरे साइकोलॉजिस्ट थे जो इनकी बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि नहीं, फॉरगेटिंग पैसिव मेंटल प्रोसेस ना होकर के फॉरगेटिंग जो होती है वो एक्टिव मेंटल प्रोसेस होती है। फॉरगेटिंग एक्टिव मेंटल प्रोसेस होती है। अब कुछ साइकोलॉजिस्ट है जैसे मूलर एंड पिल्जेकर, और मेल्टन एंड इरविन, इन लोगों ने कहा कि जो फॉरगेटिंग होती है वो पैसिव मेंटल प्रोसेस ना होकर के एक्टिव मेंटल प्रोसेस होती है। इनका कहना है कि जो कुछ भी हम सीखते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा गेन की जाती है, वो समय के साथ साथ भूलती नहीं जाती है, बल्कि जो टाइम ड्यूरेशन बीतता है, जो हमने कोई चीज़ सीखी, उसके बाद जब कुछ टाइम बीतता है, उसके बाद हम चीज़ों को जब रिकॉल करते हैं, तो जो बीच की ड्यूरेशन होती है, जिस टाइम पे हमने कुछ भी नहीं सीखा, जो बीच की ड्यूरेशन होती है, उस टाइम पे हम नए पाठ को सीख लेते हैं, नई चीज़ों को जो हम सीख लेते हैं, उसके कारण जो हमारी पुरानी सीखी हुई चीज़ें होती हैं उसके मेमोरी ट्रेसेस कमज़ोर पड़ते जाते हैं। इसको इन्होंने एक्टिव मेंटल प्रोसेस कहा। इनका मतलब ये है कि समय बीतने के साथ साथ जो हमने चीज़ें सीखी हुई हैं वो कमज़ोर नहीं पड़ती जाती हैं, बल्कि जब उस बीच की जो ड्यूरेशन होती है, उस टाइम में जिस टाइम पे हमने एक बार सीखा और फिर जो हमने रिकॉल किया, तो उसके बीच का जो ड्यूरेशन होता है, उस ड्यूरेशन में हम जो नया पार्ट सीखते हैं, नई चीज़ों को सीखते हैं, तो उन नई चीज़ों के जो मेमोरी ट्रेसेस होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जो हमने पुरानी चीज़ें सीखी हुई होती हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लग जाती हैं। इस वजह से जो चीज़ें हमारी पूर्व में सीखी गई हैं, पूर्व सीखे गए अनुभव हैं, वो भूलने लगते हैं, उनको याद करने में असमर्थता होने लगती है, जिसे फॉरगेटिंग कहा जाता है। इस वजह से इन्होंने, मेल्टन, इरविन और मूलर पिल्जेकर ने फॉरगेटिंग को एक्टिव मेंटल प्रोसेस कहा। तो ये कुछ साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि फॉरगेटिंग दो तरह की होती है। एक तो पैसिव मेंटल प्रोसेस कहा इन्होंने फॉरगेटिंग को, और दूसरे को एक्टिव मेंटल प्रोसेस कहा। फॉरगेटिंग की व्याख्या करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने कई सारे सिद्धांत बताए हुए हैं, कई सारी थ्योरीज बताई हुई हैं। तो यहाँ पे हम उनमें से कुछ सारी थ्योरीज के बारे में समझेंगे। तो जो सबसे पहली थ्योरी है उसे कहते हैं डीके थ्योरी, जिसे डिसयूज थ्योरी भी कहा जाता है। डिसयूज थ्योरी भी कहा जाता है। ये जो डीके थ्योरी है इसे डिसयूज थ्योरी भी कहा जाता है। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, डिसयूज मतलब जिसका यूज ना हो। ये जो डीके डिसयूज थ्योरी है इसे इबिंगहॉस ने 1885 में बताया था।
थ्योरी में बताया गया है कि जो भी चीज़ को हम, जिस भी पाठ को हम सीखते हैं, जो हमारे पूर्व के सीखे गए अनुभव होते हैं, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, टाइम बीतने के साथ साथ जब हम उसको रिकॉल करते हैं और उसके बीच में हम उसको दोहराते नहीं हैं, उसका रिवीजन नहीं करते हैं। हमने कोई चीज़ सीखी और उसके बाद बस एक बार पढ़ लिया हमने, एक बार सीख लिया हमने, फिर हम उसका कोई रिवीजन नहीं करते हैं। फिर हम लास्ट में जाके एकदम उसको एग्ज़ाम में या कहीं भी जहाँ भी हमें उसको रिकॉल करना होता है हम रिकॉल करते हैं। तो जो बीच का टाइम होता है, जिस टाइम पे हमने उसको यूज ही नहीं किया, जिस टाइम पे हमने उसको दोहराया नहीं, दोबारा से रिवीजन नहीं किया, तो उस ना रिवीजन करने के कारण, ना दोहराने के कारण, समय बीतने के साथ साथ और रिवीजन ना करने के कारण, यूज ना करने के कारण जो हमारे मेमोरी ट्रेसेस बने हुए थे वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, जिनके कारण हम चीज़ों को भूल जाते हैं। जो हमारे पूर्व में सीखे गए अनुभव हैं उन्हें हम भूल जाते हैं। इसी वजह से इसको डिसयूज थ्योरी भी कहा गया है कि हमने एक बार कोई चीज़ सीख ली और उसके बाद हम उसको दोबारा बहुत टाइम तक यूज नहीं करना है और उसके बाद हम रिकॉल करने की कोशिश करते हैं तो वो मेमोरी ट्रेसेस काफ़ी कमज़ोर पड़ चुके होते हैं और वो चीज़ें हमें याद नहीं रह जाती हैं। तो इस डिके और डिसयूज थ्योरी में यही बताया गया है कि समय बीतने के साथ साथ जब हम चीज़ों का रिवीजन नहीं करते हैं, उन्हें दोहराते नहीं हैं, तो वो चीज़ें कुछ टाइम के बाद उसके मेमोरी ट्रेसेस काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं और वो चीज़ें हमें भूलने लग जाती हैं। तो ये है डिके या डिसयूज थ्योरी। दूसरी थ्योरी जो है वो है परसिवरेशन एंड कंसोलिडेशन थ्योरी। परसिवरेशन एंड कंसोलिडेशन थ्योरी। कंसोलिडेशन थ्योरी। अभी परसिवरेशन और कंसोलिडेशन थ्योरी जो है इसे मूलर एंड पिल्जेकर ने बताया था। मूलर एंड पिल्जेकर ने बताया था। अब इनका कहना था, मूलर और पिल्जेकर का कहना था कि जैसे भी हम कोई चीज़ को सीखते हैं, हमने कोई इन्फॉर्मेशन को पढ़ा, गेन किया, कुछ भी हमने सीखा, अब उस सीखने के बाद जब हम कुछ टाइम का रेस्ट देते हैं, हमने कोई चीज़ सीखी उसके बाद हम कुछ टाइम का रेस्ट देते हैं अपने ब्रेन को, तो वो चीज़ें क्या होती हैं, परसिवरेट होती हैं हमारे दिमाग में। और जब वो चीज़, जब हम कुछ टाइम के लिए रेस्ट देते हैं तो वो चीज़ें जो हमारे दिमाग में परसिवरेट हुई रहती हैं वो धीरे धीरे कंसोलिडेट हो जाती हैं, मतलब वो दृढ़ हो जाती हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। जो भी हमने इन्फॉर्मेशन सीखी, अगर हम उसको कुछ टाइम तक रेस्ट देते हैं अपने ब्रेन को, तो जो हमने दिमाग में चीज़ें सीखी हुई हैं वो चीज़ें समय के साथ साथ कंसोलिडेट हो जाती हैं हमारे दिमाग में। अगर हमने कोई चीज़ पढ़ा या सीखा, कोई भी इन्फॉर्मेशन को हमने गेन किया और उसके तुरंत बाद ही हमने कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन को गेन किया, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई किताब पढ़ी, हमने एक चैप्टर सपोज पढ़ा या एक टॉपिक पढ़ा, किसी भी चैप्टर का एक टॉपिक हमने पढ़ा, वो टॉपिक पढ़ने के बाद अगर हम थोड़ी देर तक कुछ ना करें, बैठ के उसके बारे में सोचते रहें, जो हमने पढ़ा उसके बारे में विचार करें, या कुछ ना करें, एक हल्की सी झपकी भी ले लें, हल्की सी नींद ले लें, तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में जाके कंसोलिडेट हो जाएंगी। लेकिन अगर हमने कोई टॉपिक पढ़ा और उसके तुरंत बाद वो टॉपिक पढ़ के हमने बुक को बंद करके रखा और तुरंत हम मोबाइल चलाने लग गए, हम मोबाइल में कुछ भी वीडियो, किसी भी तरह का कुछ भी देखने लग गए, तो वो चीज़ें जो हमने इन्फॉर्मेशन गेन की थी वो कंसोलिडेट नहीं हो पाएंगी और उनके जो मेमोरी ट्रेसेस हमारे ब्रेन में बने हुए थे वो तेज़ी से कमज़ोर पड़ जाएंगे और कमज़ोर पड़ने के कारण वो चीज़ें हमें भूलने लग जाएंगी, वो चीज़ें हमारे ब्रेन में स्टेबल नहीं हो पाएंगी, उनको हम कंसोलिडेट नहीं कर पाएंगे। तो इनका कहना है, मूलर और पिल्जेकर का कहना है कि जो भी चीज़ें हम सीखते हैं उसके बाद हमें अपने दिमाग को आराम देना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसको रेस्ट नहीं देते हैं, कुछ देर तक हम कुछ डिस्ट्रक्टिव चीज़ों को अगर नहीं करते हैं तो वो चीज़ें हमारे ब्रेन में कंसोलिडेट हो जाती हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो वो चीज़ें, उनकी मेमोरी ट्रेसेस जो हैं वो कमज़ोर पड़ जाएंगे और हम चीज़ों को बहुत तेज़ी से भूल जाएंगे, मतलब वो चीज़ें हमारे दिमाग में फॉरगेटिंग हो जाएगी। तो ये है परसिवरेशन और कंसोलिडेशन थ्योरी। अगली जो फॉरगेटिंग की थ्योरी है वो है इंटरफेरेंस थ्योरी। इंटरफेरेंस थ्योरी। इंटरफेरेंस थ्योरी, ये जो इंटरफेरेंस थ्योरी है ये बिहेवियरिज्म के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, इसलिए इसे बिहेवियरिस्ट थ्योरी भी कहा जाता है। इस इंटरफेरेंस थ्योरी को हिंदी में बाधक सिद्धांत कहा जाता है। बाधक अर्थात बाधा पहुंचाना। तो कोई भी चीज़ जो हमने सीखी हुई है, जो हमारे पूर्व के सीखे हुए अनुभव हैं, उसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं जो बाधा पहुंचाती हैं, जो इंटरफेरेंस करती हैं। जो सबसे पहला है इन्होंने बताया वो है रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन। रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन, ये जो रिट्रोएक्टिव मतलब पूर्वलक्षी इनहिबिशन जो है बाधक सिद्धांत। तो जो हमें
हमने पहले से चीज़ें सीखी हुई हैं, जो हमारे पूर्व के सीखे हुए अनुभव हैं। उस पूर्व के सीखे हुए अनुभव में जो हम नई चीज़ें सीखते हैं, तो नई चीज़ें जो होती हैं वो जो पुराने हमने अनुभव सीखे हुए हैं, अगर वो उसमें बाधा पहुंचाती हैं तो उसे हम रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन कहते हैं। मतलब जो हमने नई चीज़ें सीखी, जो हमने पुरानी पहले से ऑलरेडी सीखी हुई थी, जो नई चीज़ें हमने सीखी, वो नई चीज़ें जब पुरानी चीज़ों में बाधा पहुंचाती हैं, जो पुराने सीखे हुए अनुभव हैं उनमें वो इंटरफेरेंस करती हैं, उनमें वो बाधा पहुंचाती हैं, तो उसे रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन कहा जाता है। और जो इसका जो दूसरा इन्होंने बताया वो बताया प्रोएक्टिव इनहिबिशन। प्रोएक्टिव इनहिबिशन अब ये प्रोएक्टिव इनहिबिशन जो है ये जस्ट रेट्रोएक्टिव का अपोजिट होगा। रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन में जो हमने पुरानी चीज़ें सीखी हुई हैं, जो हमारे पुराने अनुभव हैं, उसमें जो हम नई चीज़ें और सीखते हैं तो वो बाधा पहुंचाती है। लेकिन प्रोएक्टिव इनहिबिशन में क्या होता है कि जो हमने नई चीज़ें हम सीख रहे हैं, जो हम नई चीज़ें सीख रहे हैं उसमें जो पहले से हमने ऑलरेडी पुरानी चीज़ें सीखी हुई हैं वो चीज़ें इंटरफेरेंस करती हैं, उनके कारण जो हम नई चीज़ें सीख रहे हैं उनमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिसके कारण चीज़ें भूल जाती हैं, जो कि हमें याद रखने में बाधा पहुंचाती हैं, हमें भूल जाती हैं। तो वो होता है प्रोएक्टिव इनहिबिशन। इस तरह से हम देखते हैं कि जो इंटरफेरेंस थ्योरी है, जो कि बिहेवियरिज्म के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, इसमें दो चीज़ें बताई गई हैं कि एक रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन और दूसरा है प्रोएक्टिव इनहिबिशन। रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन वो होता है जिसमें हम जो पुरानी चीज़ें हमने सीखी हुई हैं और उसके बाद जो हम नई चीज़ें सीखते हैं वो नई चीज़ें पुरानी सीखी हुई चीज़ों में बाधा पहुंचाती हैं, जिसके कारण चीज़ें भूल जाती हैं। और प्रोएक्टिव इनहिबिशन वो होता है जिसमें हमने जो नई चीज़ें सीखी हुई हैं उसमें जो पहले से पुरानी चीज़ें सीखी हुई हैं वो चीज़ें बाधा पहुंचाती हैं, जिसके कारण हम चीज़ों को भूल जाते हैं, कोई भी सीखे हुए अनुभव हमारे भूल जाते हैं, फॉरगेटिंग हो जाता है। इस वजह से इसे हम इंटरफेरेंस थ्योरी कहते हैं कि नई पुराने में और पुरानी नई में जब बाधा पहुँचाती है तो उसे इंटरफेरेंस थ्योरी कहा जाता है। अगली जो फॉरगेटिंग की थ्योरी बताई गई है वो है टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी ये जो टू फैक्टर थ्योरी है इसे मेल्टन एंड इरविन ने बताया हुआ है। मेल्टन एंड इरविन ने बताया हुआ है। इस टू फैक्टर थ्योरी में मेल्टन और इरविन ने दो बातें बताई हुई है। पहला जो इन्होंने बताया वो है कंपटीशन फैक्टर। कंपटीशन फैक्टर मतलब जो चीज़ें हम सीखते हैं उसमें दो चीज़ें अफेक्ट करती हैं। दूसरा है अनलर्निंग फैक्टर। जो हमारी सीखी हुई चीज़ें हैं उसमें एक कंपटीशन फैक्टर और दूसरा अनलर्निंग फैक्टर अफेक्ट करता है। तो उन्होंने ये बताया कंपटीशन फैक्टर में उन्होंने बताया कि जैसे हम कोई लिस्ट को सीखते हैं, जैसे हमने कोई एक बेसिक लिस्ट सीखी जिसमें कि इंफॉर्मेशन ए से लेकर बी तक दी हुई थी, मतलब कोई हमने ए से बी से रिलेटेड कोई एक मौलिक विषय को सीखा, कोई एक बेसिक इन्फॉर्मेशन को सीखा। अब इसको सीखने के बाद हम एक इंटरपोलेटेड लिस्ट को भी सीखते हैं। इसके बाद जो हम दूसरी इंटरपोलेटेड लिस्ट सीखते हैं, फॉर एग्जांपल वो ए से लेकर सी तक थी। हमने पहले एक मौलिक विषय को सीखा जो कि एक लिस्ट सीखी हमने जो ए से लेकर बी तक थी। दूसरी हमने एक इंटरपोलेटेड लिस्ट को सीखा जो कि ए से लेकर सी तक थी। अब हम जब चीज़ों को रिकॉल करेंगे, हमने इन दोनों लिस्ट को तो सीख लिया, लेकिन जब हम चीज़ों को रिकॉल करेंगे तो हम अगर ए से बी वाले लिस्ट की जो पहली लिस्ट थी हमारी, जब ए से बी वाली लिस्ट के इन्फॉर्मेशन को जो हमने सूचनाएं सीखी हुई हैं उनको जब हम रिकॉल करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कई सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है, कई सारी सूचनाएं, कई सारे फैक्ट्स ऐसे हैं जो कि ए से बी वाली सूची के ना हो करके वो ए से सी वाली सूची के होते हैं। मतलब जो हमारी जो मौलिक सूची थी, जो बेसिक सूची थी, उसके ना हो करके जो इंटरपोलेटेड लिस्ट हमने बाद में सीखी हुई थी उस लिस्ट के भी कई सारे वर्ड्स या कई सारी चीज़ें हमारी जो हमारी बेसिक लिस्ट थी उसको जब हम रिकॉल करते हैं तो उसके अंतर्गत वो भी इंक्लूड हो जाती हैं। इसी को इन्होंने कंपटीशन फैक्टर कहा कि मतलब जो हमने पहले लिस्ट सीखी और जो हमने दूसरी लिस्ट सीखी उनमें आपस में कंपटीशन हो जाता है। तो हम जब पहली को रिकॉल करते हैं तो दूसरी वाली जो हमने इंटरपोलेटेड लिस्ट सीखी थी उसकी भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें उसमें याद आ जाती हैं। तो हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, तो इसको इन्होंने कंपटीशन फैक्टर कहा। मिल्टन तथा इरविन ने एक दूसरा फैक्टर भी इन्होंने बताया कि कुछ अनलर्निंग फैक्टर्स भी होते हैं जो कि हमारी फॉरगेटिंग को
बढ़ाते हैं या हमारी मेमोरी को अफेक्ट करते हैं। पहला तो हमने देख लिया कंपटीशन फैक्टर, जिसमें हम 2 लिस्ट सीखते हैं, तो पहली दूसरी वाली भी पहले वाले में अफेक्ट करती है, इंटरफेरेंस कर देती है। लेकिन कुछ जब हम चीज़ों को याद कर रहे होते हैं तो कुछ अनलर्निंग फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसे उन्होंने एक्स फैक्टर कहा, जिसे मिल्टन और इरविन ने एक्स फैक्टर कहा। तो ये जो एक्स फैक्टर है जिसको व्यक्ति सीखता नहीं है, लेकिन ये ऑटोमेटिक जिसे उसने लर्न भी नहीं किया है, वो भी जब हम इस लिस्ट को रिकॉल कर रहे होते हैं तो उसको वो फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं, मतलब वो फैक्टर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, जिसको इन्होंने अनलर्निंग फैक्टर कहा। मतलब जो सीखी नहीं गई है फिर भी वो चीज़ें, कई बार हम जब सीखी हुई चीज़ों को याद करते हैं तो कई सारे ऐसे अनलर्निंग फैक्टर्स भी होते हैं जो कि हमें उस टाइम पे याद आ जाते हैं या रिकॉल करते समय उसके बीच में इंक्लूड हो जाते हैं। इसे ही इन्होंने अनलर्निंग फैक्टर कहा। तो मिल्टन और इरविन ने 2 फैक्टर थ्योरी बताई, जिसमें 2 फैक्टर कॉम्पिटिटिव फैक्टर, कॉम्पिटिशन फैक्टर और अनलर्निंग फैक्टर का। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है कि कंपटीशन फैक्टर के अलावा मिल्टन और इरविन ने 2 फैक्टर थ्योरी में दूसरा क्या फैक्टर बताया था, तो ये अनलर्निंग फैक्टर को बताया था। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेंगी। अगली जो थ्योरी फॉरगेटिंग की बताई गई है साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, वो है मोटिवेटेड फॉरगेटिंग, थ्योरी ऑफ मोटिवेटेड फॉरगेटिंग, थ्योरी ऑफ मोटिवेटेड फॉरगेटिंग। अब इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम चीज़ों को जानबूझ के, मोटिवेशन के थ्रू हम जानबूझ के चीज़ों को भूलना चाह रहे हैं। इस थ्योरी को फ्रायड ने बताया हुआ है। जिसने भी फ्रायड को पढ़ा होगा वो इन चीज़ों को बहुत आसानी से समझ पाएगा। थ्योरी ऑफ मोटिवेटेड फॉरगेटिंग में फ्रायड ने बताया हुआ है कि व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती रहती हैं। कई सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जो दुखद होती हैं, जिन्हें व्यक्ति भूल जाना चाहता है। जो दुखद घटनाएं होती हैं व्यक्ति उन्हें बहुत जल्दी भूल जाना चाहता है, क्योंकि जो दुखद घटनाएं होती हैं अगर वो हमें याद रहती हैं, बार बार हमें वो चीज़ें याद आती हैं, तो उससे क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर एंजाइटी पैदा होती है। अब एंजाइटी पैदा होती है तो व्यक्ति क्या करता है, उसको अपने ईगो से दबाने की कोशिश करता है, उस एंजाइटी को दबाने की कोशिश करता है कि वो शो ना हो जाए, किसी को पता ना चल जाए कि किसी भी दुखद घटना के कारण जो व्यक्ति दुखी है, जो वो परेशान है, वो चीज़ें किसी को पता ना चल जाए। इस वजह से क्या करता है व्यक्ति, उसको ईगो से दबाने की कोशिश करता है, पर ऐसा हो नहीं पाता है, वो चीज़ें दब नहीं पाती हैं। वो जो दुखद अनुभव हैं वो व्यक्ति के मन में, उसके मेमोरीज में याद रह जाते हैं, वो भूलते नहीं हैं। तो फिर व्यक्ति क्या करता है, उनको कॉन्शियस होकर सोचता है और उन चीज़ों को अपने अनकॉन्शियस में ले जाके रिप्रेस कर देता है, उन चीज़ों का दमन करता है। वो जो दुखद घटनाएं होती हैं उनको व्यक्ति क्या करता है, उनको रिप्रेस करता है, अपने अनकॉन्शियस माइंड में ले जा करके, अचेतन मन में ले जा करके उन चीज़ों को, जो दुखद घटनाएं हमारे जीवन से संबंधित होती हैं, उनको ले जाके वो अनकॉन्शियस माइंड में रिप्रेस करता है, उनका दमन करता है। तो यही इसमें इन्होंने बताने की कोशिश की हुई है कि जो हमारी दुखद घटनाएं होती हैं, जिन चीज़ों से हमें एंजाइटी होती है, जिन चीज़ों से हम परेशान होते हैं, हमारे जीवन में एंजाइटी उत्पन्न होने लगती है, उन चीज़ों को व्यक्ति मोटिवेटेड रूप से, उसको अभिप्रेरित हो करके उन चीज़ों को जानते बूझते हुए, समझ करके उन चीज़ों को वो अनकॉन्शियस माइंड में रिप्रेस करने की कोशिश करता है, दमन करने की कोशिश करता है, जिससे कि वो चीज़ें भूल जाएं। अगर वो दुखद चीज़ें भूल जाएंगी तो व्यक्ति अपने जीवन में सामान्य तरीके से जीवन जी पाएगा। तो फ्रायड ने यही बताने की कोशिश की है कि जो दुखद घटनाएं होती हैं व्यक्ति उनको अपने अनकॉन्शियस माइंड में ले जाके रिप्रेस करने की कोशिश करता है, उन्हें दबाता है, जिससे कि वो सामान्य जीवन में सामान्यतः जी सके और उसको दुखद घटनाएं वो भूल सके। तो ये थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग के अंतर्गत कुछ 4-5 थ्योरीज थी जो यहाँ पे एक्सप्लेन की गई। तो आज के लिए बस इस वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। तो आपको हमारे द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन अगर पसंद आ रही हो, समझ में चीज़ें आ रही हो, तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।